शर्म नहीं आती तेरे को? एक हमारी लड़की को छेड़ते हुए। उन्नत ने फुलाई हुई बोली। आती है ना, मगर अपनी बीवी को छेड़ने में नहीं आती। वो सर खुजाता हुआ बोला तो उसका दिल किया किसी दीवार में अपना सर टकरा ले। कितना ढीठ था ये शख्स। मजे की बात बताऊं रानी, रानी भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हम लोग यही बुजुर्गों की हवेली में शिफ्ट हो गए हैं। आया फंदी का नाम तो सुना होगा तुमने। वो मेरे दादा हैं, तो मेरे साथ चलो दादा की हवेली। रानी तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी, और वैसे भी आजकल वो खामोश खामोश से रहती है। इसकी बात पर रानी के हाथ से उसके कॉलर छूते थे और एक रंग आकर गुजरा था। ये पागल शख्स अपनी बहन को इसी जानी के पास ले आया था, जो इसकी बहन की इज्जत का लुटेरा था। वो शिद्दत से अपनी लब काट कर रह गई थी। मजबूरी थी कि जबान से बोल ही नहीं सकती थी। गुस्सा इतना था कि वो बस सब कुछ तहस नहस करना चाहती थी, और सामने खड़े अपने शौहर का दिमाग भी। ना तो अपन तेरी बीवी है और ना ही वो अपन की ननद, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से कल्टी हो जा और अपनी बहन के पास जा। अगर तू इतना ही इसका सगा बनता है तो इसको साथ साथ रखता, ना कि हवेली में तन्हा छोड़ाता। ये जानते बूझते कि इस माशरे में औरत आजकल घर में भी महफूज नहीं। ये कहती वो उसको पीछे की तरफ धक्का देती। वहां से जा चुकी थी जबकि नबराज उसे बुलाता रह गया, मगर उसने पलट कर भी ना देखा। वो उसकी बात का मतलब समझ तो ना पाया था, मगर उसकी बात पर अमल करते वो हवेली जरूर लौट गया था। चाह वाकई उसे जानी के साथ होना चाहिए। हवेली के मध्यम रोशनी वाले कमरे में रानी जमीन पर एक कोने पे अपना सर घुटना में दिए बैठी थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो कमरा आलीशान सजावट से पुरतेश महसूस हो रहा था। रानी को यह हवेली किसी वबर की माने लग रही थी, और महराज की कैद इसकी घुटन के कफन की तरह तंग होती जा रही थी और महसूस हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब से उसे इस खौफनाक सच्चाई के बारे में मालूम हुआ था कि जान ने उसको धोखा नहीं दिया बल्कि उसको कत्ल कर दिया था। इससे भी बदतर बात यह थी कि उसे महराज ने मार डाला था। वो जानी शख्स जिसने अपने ही भाई की इज्जत पर नकब लगाई थी, जो अब बगैर किसी परेशानी के बहुत आसानी से अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा था। उसे शिद्दत से इस शख्स से नफरत महसूस हुई जो इसकी मजबूरी का फायदा उठाते उसे टॉर्चर कर रहा था मायने खैस नजरों से। और वो दिन दूर नहीं था जब उसकी इज्जत पर दोबारा नकब लगाता। इसलिए उसे कुछ सोचना था, इंतकाम लेना था उसे इस बदसात से। दरवाजा बंद था और वो दीवार के साथ टेक लगाए छत को घूर रही थी। जान की यादें उसके दिमाग में एक भंवर की तरह उठ रही थी। उन्होंने जो ख्वाब एक साथ देखे थे, जो हंसी बांटी थी, वो गमों में बदल गई थी। किस्मत के एक जालिमाना मोड़ ने उसे खोखली दर्दनाक यादों के सहारे छोड़ दिया था। रानी ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली थी। उसका आज़म मजबूत हो रहा था। यकीनन वो अब महराज से बदला लेने के लिए तैयार थे। वो महराज को जीतने नहीं देती। वो तन्हा उसका सामना कर सकती थी। वो खुद को बार बार याद करवा रही थी जो सबक उसे नाज़ली ने पढ़ाया था, शहजाद ने पढ़ाया था। वो अपनी इज्जत के लिए डरना नहीं, अपनी इज्जत के लिए लड़ना था। अचानक एक साया उसकी खिड़की से पर्दों लहराया तो उसका दिल शिद्दत खौफ से धड़क उठा। घबराहट ने उसकी आवाज को सल्ब कर दिए थे। क्या ये महराज था? क्या वो फिर से एक बुरा फाल अंजाम देने, इसकी इज्जत रोल देने आ पहुंचा था? अभी वही सोच रही थी, लेकिन जैसे ही शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ वो ये जानकर खौफजदा और हैरान रह गई कि ये राजा था, उसका शौहर। मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? हालांकि वो बाहर के दरवाजे से भी आ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने आज भी वाली ड्रेसिंग कर रखी थी, माथे पर रुमाल बांध रखा था, जबकि हाथ में अनगिनत बैंड्स। रानी, उसने ऐसे से रानी को पुकारा। उसकी आवाज में तशवीश से भरी हुई थी, क्योंकि उसे रानी एक कोने में बैठी नजर आई तो वो अदा के साथ छेड़खानी के इरादे से आया था। उसे यूं कोने में बैठे देखते उसकी दिल पर खारिज ज़र्ब लगी। तुम रो क्यों रही हो? वो फौरन से बेशतर उसके पास घुटनों के बल बैठता बोला। तो क्या वो महराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया? वो एकदम उसके लम्स पर पीछे हटी। खौफ, शर्म और जुर्म एक साथ उसके ऊपर हावी हो रहा था। ये वो शख्स था जिसने बगैर किसी मफाद के उससे शादी की थी। ये जानते बूझते कि अदा की इज्जत पर दाग लगा चुका है। ये वो शख्स था जिससे रानी को अब तक प्यार नहीं हुआ था, ना ही कोई उसके लिए जज्बा महसूस हुआ था। इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी वो अपने दिल में इसके लिए कोई भी जज्बा ढूंढने में नाकाम ठहरी। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या 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 करने आए हैं आप यहाँ? वो हड़बड़ा कर बोली। उनके रिश्ते के एहसास से रानी को उलझन होने लगी थी। क्यों? आखिर क्यों चला जाए? अपन शौहर है तुम्हारा। क्या भूल गई तुम? वो आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते बोला। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी, दूर हो जाइए मुझसे। मैं वो फूल हूँ जिसके कांटे आपके हाथों को भी लहू लुहान कर देंगे। उसे सक कर बोली तो वो उसकी आंखों में यकटक देखते पूरे सार लहजे में बोला। तो किसी और से प्यार करती है ना? उसके साथ लहजे और इतनी सच्ची बात पर रानी की आंखें फट से खुली। आपको कैसे? वो हकलाई। एक औरत अपने शौहर से तभी खार खाती है जब उसके दिल में कोई और हो। वो तो मुस्कुराना लहजे में बोला और उसे आगे चौंकड़ी मार के बैठ गया। ऐसा कर, तू अपन से प्यार करके देख, अपन तेरे को तेरे आशिक से भी डबल प्यार करेगा। वो जैसे उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसकी बात ने रानी को तेज में मुब्तला कर दिया। नहीं, तुम जान नहीं हो, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया, और मैं जान के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए।
रानी एकदम मुश्तल होती बोली। उसकी बात और लहजे पर राजा का पुरसुकून अंदाज गुस्से में बदल गया। एक शदीद जज्बा उसकी नीली आंखों में भड़क रहा था। वो आगे बढ़ा और तेजी से उसे दीवार से टिका दिया। तुम तलाक के बारे में सोच भी सकती हो? बोल। वो उससे उस पर गरजते हुए बोला। वो तो लम्हे के लिए भी उससे जुदा नहीं होना चाहता था, और वो थी कि खुद को उससे हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर देना चाहती थी। मैं खाली हूँ, क्या करेंगे आप इस खोखले बदन का? वो दर्द से चूर होती बोली। तो क्यों अपने आप को कमतर समझती है? अपन है ना तेरे साथ, अपन भरेगा तेरा दामन खुशियों से। वो उसको आने वाली खुशियों को दूर थमाते बोला, जिस पर वो उसे एकटक देखने लगी। यकीन नहीं कर पा रही ना? मत कर, बस भरोसा कर, मिलकर तेरे मुजरिम का तख्ता उल्टे के। मेराज ही है ना तेरा दुश्मन। अपनी नीली आंखों को अंगारा होने की कोशिश से रोकते हुए वो उसे पूछ बैठा था, मगर वो सजदे रह गई थी। उसके सवाल नहीं तरक्की का सही अंदाजा लगा लेते तो क्या वो सब कुछ जानता था? वो सोच कर रह गई। ये आंसू बहने मत देना, वरना तेरा एक एक आंसू मेराज के जिस्म पर कोड़ा बनकर बरसेगा। वो अपने जबड़े भींचते उसके आंसू को अपने लबों से चुनता बोला तो वो शल की शल रह गई, और वो जैसे किसी हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया था। क्या था ये राजा? ये सब कुछ कैसे जान गया था उसके बारे में, जो आज तक नवराज भी नहीं जान पाया था? और उसकी नीली आंखें जो बार बार उसे जान का एहसास दिलाती थी, इनका क्या? खटके की आवाज पर वो चौंकी और उठकर दरवाजा खोला जहां नवराज था, और फिर वो उसे लिए बाहर चला गया। बाहर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर उस खुली खिड़की को देखा था जहां से राजा बाहर कूद गया। कबीर, तुम कब सुधरोगे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि नवराज यहाँ अकेला नहीं आया, बल्कि अब वो रानी को भी अपने साथ यहाँ ले आया है? और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि इसने रानी को वहीं ठहराया जहाँ उसका असर मुझे बना लिए हुए है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो कबीर? तुमने मुझे पूरे सच से आगाह क्यों नहीं किया कि नवराज भी यहाँ आ रहा है? अगर हमें पहले से पता होता तो हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेते, मगर हमारे पास इंतजाम का कोई रास्ता नहीं है। रानी अपने मुंह से कभी भी इकरार नहीं करेगी कि उसका मुझे मेराज राजपूत है। अब हम कैसे उसको बचाएंगे? एक हवेली में रहते हुए वो उस पर दोबारा हमला कर सकता है, और मैं किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसको हिफाजत की जरूरत है, और वो हवेली वाले किसी और को अंदर तक नहीं आने देते, चिड़िया को पर नहीं मारने देते। फिर हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? वो तो कबीर पर फटी पड़ी थी। कबीर इस वक्त किसी दूसरे मिशन पर दूसरी जगह पर था, जहाँ शहजाद ने फोन खड़खड़ाते हुए उसके कान के पर्दे फाड़ दिए और अपनी चीखनुमा आवाज से, जिस पर कबीर खाने में उंगलियां भर गया। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि नवराज अकेला नहीं आएगा, बल्कि पूरी हवेली वालों को ही साथ लाएगा। अब क्या करें हम? वो भी परेशान हो उठा। उसकी बात पर जैसे इन दोनों को ही कोई रास्ता सुझाई न दे रहा था। शहजाद मुठियां भींच कर रह गई थी। आखिर अब वो क्या करती? वैसे एक रास्ता है। कबीर के दिमाग में अचानक ही एक आइडिया आया था, जिस पर वो मायने खैस लहजे में बोला, लेकिन उसके इरादे शहजाद को यकीनन खतरनाक लग रहे थे। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है हवेली में रानी को बचाने का, उसने पुरस्कार अंदाज में कहा तो शहजाद ने फौरन बोला, क्या है वो रास्ता? वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछ बैठी थी, जब कबीर के अल्फाज ने उसको भी शॉक कर दिया। तुम्हें हवेली जाकर रहना होगा, तुम्हारी मौजूदगी में वो यकीनन इस पर बुरी निगाह भी नहीं डाल पाएगा। इसकी बात पर शहजाद ने शौकी अंदाज से फोन को घूरा। क्या वो पागल हो गया था? अगर वो हवेली में रहती तो यकीनन नवराज जल्दी उसकी असलियत से वाकिफ हो जाता। नवराज तो क्या, यावर तो एक दिन में पहचान जाता उसे। और मैं हवेली में किस रिश्ते से रहूंगी? क्या नवराज की बीवी बनकर? वो तंजिया लहजे में कबीर को बोली, जिस पर कबीर हंस दिया। तुमने बताया था ना कि वो मेराज राजपूत तुम्हारे आगे पीछे नाच रहा है, तो बस तुम्हें उसको अपनी उंगलियों पर नचाना है, और क्या। जैसे कबीर ने उसको नहीं राह दिखाई थी, जिसे सोचकर शहजाद की आंखें चमकी थी। एक और मौका हाथ लगा था उसका मेराज राजपूत को उसके किरदार तक पहुंचाने का। जैसे ही वो अजीम शान हवेली में दाखिल हुई, शहजाद की नजरें नवराज पर जमी थी, जो नफीस लेदर के सोफे पर बैठा हुआ था। फिजा की खूबसूरती उसके अंदर फैलने वाले तूफान की बिल्कुल बरक्स थी। मेराज के बाजू को उसकी कमर के गिर्द लापरवाही से लिपटा हुआ देखकर नवराज अचानक झटके से खड़ा हुआ। मेराज और शहजाद एक साथ ही नामुमकिन था। हालांकि अचानक बाजू हाइल करने से तो उलझन का शिकार शहजाद भी हुई थी, मगर बर्दाश्त कर गई। इस मंजर ने नवराज के अंदर चलन की चिंगारी को भड़का दिया। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है ये सब? नवराज की आवाज बुलंद हुई थी। उसे ये नाकाबिले बयान मंजर देखा नहीं जा रहा था। माथे पर बल तो यावर सुल्तान के भी पड़े थे। एक इश्तियाल अंगेज मुस्कुराहट के साथ शहजाद मेराज के करीब आई और अपनी उंगलियां नाजुकी से हाथ पर फेरी, जिस पर वो खौमुखा में खुश फहम हुआ चला। ये रानी है, आप लोगों की चश्मा चिराग मेराज राजपूत, यानी कि मैं, मेरी मंगीतर। उसने अपनी बात को मीठे जहर की तरह अपनी जुबान से उतारते हुए नवराज में दाखिल करते कहा। तस्लील करने का एक फन था जो मेराज राजपूत को बखूबी आता था। नवराज ने एक चपड़ा खींच लिया। उसकी आंखें गुस्से से आग दहका रही थी। ये मेरी बीवी है, उसने चीख कर कहा। हर एक अंग में गुस्सा फैलता जा रहा था। एक झटके से वो उनकी तरफ लपका और शहजाद की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब किया। शहजाद ने मासूमियत से अपनी नजरें मेराज की तरफ फेर ली। हाँ, तुम्हारी बीवी, उसे तंज किया। इसकी आवाज गैर यकीनी लिए हुई थी। अपन रानी है, भूल गए क्या तुम? और अब
अपन महराज की है। नबराज की आंखों में गुस्सा आपके दुख में बदला था। जज्बात का एक तूफान उसके चेहरे को सफेद कर दिया। अरे तुमको तो ऐसे दर्द हो रहा है जैसे अपन सचमुच का बीवी है तेरा, वो कहकर लगाते हुए बोली और मजे से सोफे पर जाकर बैठ गई। वाह मजे का है ये, वो पर फेरती हुई उस सोफे पर हाथ फेरती हुई इश्तियाक से बोली थी, जिस पर नबराज की अब बस हुई। सबसे कब से उसे किसी और का रूप धारे देख रहा था। हो क्या गया है तुम्हें शहजाद, क्यों यूं मेरा सर तस्मा रही हो? नहीं जानती तुम कि ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है? फिर आखिर क्यों तुम मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हो? कुछ तो रहम करो मुझ पर, पहले ही तुम्हारा हिजर काटा है, अब विसल के लम्हे आए हैं तो तुम इन्हें तबाह करने चली हो। आखिर क्यों? वो उसके घुटनों पर बैठता अपनी सुर्ख आंखें लिए उसकी नजरों में गाड़ गया। शहजाद की गर्दन में एक गिल्टी उभर कर डूब कर उभरी थी और उसने बेसाख्ता लब तर किए अपनी जुबान से। जब उसके बोलने से पहले मिराज बीच में बोल पड़ा। मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो, मेरी मंगेतर पर नजर रखने की जरूरत नहीं। उसकी कॉलर थामते झटके से उठते अपने सामने करता हुआ बोला, जब अगले ही पल नबराज ने झटके से उसकी गर्दन दबोचते उसे दीवार से लगाया। इस जबान से अपनी पहली और आखिरी दफा अपना कहने की जुर्रत तो कर ली है, मगर याद रख जिसे तू अपनी मंगेतर समझ रहा है वो बीवी है मेरी। शहजाद नबराज अफंदी समझा। वो एकदम उसे जमीन पर पटकते हुए हकारा से बोला, जिस पर महराज की आंखें लहू बरसाने लगी थी। इससे पहले कि वह नबराज पर हमला करता यावर सुल्तान उनके दरमियान में आया। मत भूलो इस पर हमले की सूरत में तुम पर केस दर्ज हो सकता है। मैं सो स्टे अवे इन योर लिमिट्स। वो महराज को अपने इरादों से बांस रहने का कहता बोला और लड़की को देखा था जो रानी बनी बैठी थी। शहजाद ने यावर सुल्तान की गहरी उतरती नजरों को देखकर सर झटका। इससे मुंह मारी करके वो अपना राज अफशा नहीं कर सकती थी, इसलिए जनाबी बरत रही थी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं रानी, इन्हें दफा करो। कमरा देखो। महराज उसे ऊपर कमरे की जानिब ले जाता हुआ बोला, शहजाद मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मेरी बात तो सुनो। वो उसका हाथ थामते हुए बोला, जिस पर उसके कदम सजीर हुए थे वो पत्थर की हो गई थी। कदम आगे चलने से इनकारी थे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसकी मोहब्बत बुलाए और वो बेरुखी से मुड़ जाए। गले में गिरहें पड़ने लगी थी। आंखों को बमुश्किल नम होने से बचाया जब महराज ने बेसाख्ता उसका हाथ झटके से छुड़ाया। पीछे नबराज अपना खाली हाथ तिपता रह गया था, जैसे कभी थाम कर उसकी बीवी पर मुश्किल से बचाया करती थी। आज वही बीवी उसे पहचानने से इनकारी थी, जैसे कभी वो इनकारी था। कभी उसने भी उसे बुलाने का नाटक किया था और वो भी इसी नहज पर पहुंच गया था। वो सब लोग खाने की मेज पर बरजुमान थे, जिनमें हवेली वालों के अलावा नबराज के साथ यावर अमराह और अदबी थे। कभी किसी मिशन पर था जिससे वो ये सब अनजान था कि वो जिस मिशन पर था वो यही तो था, और कबीर भी इसी गांव में मौजूद था, बस इनकी नजरों से ओझल। काश कि मेरा भाई भी यहाँ होता, उसे भी ये दिलचस्प खबर सुनाने में बहुत मजा आता कि अब उसकी भाभी आने वाली है। महराज मजे से अपनी प्लेट में इश्तेहार अंगेज खुशबू से लबरेज बिरयानी डालते हुए बोला, जिस पर वो सब चौंके थे। क्या तुम्हारे जैसा एक और मौजूद है? हैरत है, तुम जैसा तो एक ही काफी था। यावर सुल्तान ने गहरा सा तंज किया, जिस पर महराज राजपूत दांत कचर जाकर रह गया था। मेरा भाई शहर का मारूफ बिजनेसमैन है, शायद तुम नहीं जानते। महराज उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता बोला, जिस पर यावर सुल्तान ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। अच्छा, क्या नाम है उसका? वो थोड़ी देर हथेली ठिकाते महराज को घूरते बोला, जिस पर से किसी ने एक शान से उसका नाम लिया। बंदे को सजावल राजपूत कहते हैं। इस आवाज पर जैसे अदर की सांसें सीने में अटक कर वो आवाज वो कैसे भूल सकती थी जिसने उसे कई महीनों बांट किया था। वो बगैर मुड़े भी पहचान सकती थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही सजावल राजपूत था जिसने उसकी जिंदगी काफी वक्त के लिए जीरन कर रखी थी। वो एक शान से दोनों हाथ वाक करते महराज के गले आकर लगा। अरे तुम यहाँ? वो हैरत भरी खुशी से बोला, जब सजावल उसके गले आकर लगते बोला, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा भाई बुलाए और मैं ना हूं? जैसे ही वो वहां बैठे सभी लोगों की तरफ देखते बोला तो आधा पर नजर पड़ते हुए अटका, और जैसे वो बाकी अल्फाज भूल गए। ये लड़की इसकी जिंदगी को बरसक बनाकर खुद कैसे यूं शान से उसकी हवेली में बैठी थी और उसको खबर भी ना थी। इसकी गहरी उतरती नजरें अपने ऊपर महसूस कर अदा को बुरी तरह से गौता लगा था, जिस पर अचानक रानी और शहजाद ने भी अदा की जानिब देखा। जिसे देख दूसरी निगाह सजावल पर गई तो वो सारा मामला समझ गई थी। आखिर इन लोगों पर एक के बाद एक परेशानी क्यों आती जा रही थी? पहले नबराज फिर रानी का आना उसके लिए कम था, जो अब एक और परेशानी का सामना, अदा और सजावल का सामना किसी खतरे से कम न था, क्योंकि सजावल वो हड्डी ही नहीं थी जो आराम से बैठ जाती। और अब ऐसे मौके पर जब कबीर भी कुछ देर के लिए गांव से बाहर गया था, आज ही उसे वापस बुलाता मुनासिब न था और ना ही मुमकिन। ऐसे में अब उसे रानी के साथ साथ अदा की भी हिफाजत करनी थी। ओहो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। सजावल राजपूत धीरे धीरे कदम चलता अदा के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठते उसे मायने खास निगाहों से तकते बोला। अदा का खून तक जम गया था। उसने जरा की जरा नजर उठाकर सजावल को देखा, जो खुद उसे दहकती निगाहों से देख रहा था, जिसमें इंतकाम साफ दिख रहा था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? महराज ने खुश होते हुए पूछा।
क्यों नहीं, ये मेरी एम्प्लॉय रह चुकी है, वो भी बहुत खास वाली, उसने खास पर जोर देते हुए कहा, जिस पर महराज राजपूत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट झलकी थी, एक भाई की फितरत पर। जरा तमीज से भाभी है मेरी, क्या सुल्तान ने नागवारी से कहा था, जिस पर उसने सर झटका। नवराज की नजरें तो बस शहजाद पर ही थी, जिससे शहजाद का खाना दोभर हो रहा था। डार्लिंग कुछ लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही, महराज ने रानी की प्लेट में बिरयानी डालते कहा, जिस पर शहजाद ने फौरन मुंह पर बनावटी मुस्कुराहट सजाई। नवराज से और बर्दाश्त न हुआ तो उसने प्लेट में चम्मच जोर से पटका, जिस पर शहजाद भी दहल गई। खाने वक्त मुझे किसी की मुदाखलत पसंद नहीं, और आकर बोला। साफ जाहिर था उसे जलन हो रही थी कि क्यों कोई गैर उसकी बीवी के लिए खाना डाल रहा था। अदा का चम्मच छोटे छूटते बचा था, क्योंकि सजावल टेबल के नीचे से अपना पाँव उसके पाँव पर फिर रहा था। चेहरे पर शैतानी चमक वाज़ेह थी, उसका चेहरा लम्हा लम्हा सुर्ख पड़ा था। जिससे ही शहजाद की निगाह अदा के पल पर बदलते रंग फीके पड़ते चेहरे की तरफ गई, उसने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और साथ ही निगाह सामने बैठे सजावल राजपूत की तरफ गई, जिसके चेहरे से शैतानियां टपक रही थी। उसे कुछ गैर महसूस लगा। उसने जल्दी से टेबल के नीचे देखा तो सजावल राजपूत का पाँव अदा के पाँव को देखकर उसका खून खौल उठा। आखिर यह आदमी यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और उसने अपना रंग आते ही दिखाना शुरू कर दिया। और ये बात शहजाद के गुस्से को उबालने का बायस बनी थी। और बस अब शहजाद की बस हुई थी, इससे ज्यादा और शहजाद देख नहीं सकती थी। उसके सामने कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े, ये कहाँ बर्दाश्त था उसे। उसने आओ देखो न ताओ अपने जो जॉगर शूज में मुकित पाँव एकदम सजावल के पाँव पर मारा, जिस पर उसकी अच्छी खासी दर्द भरी आहें निकल गई थी, जिस पर सारे उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे और उसका चेहरा तकने लगे थे कि उसको अचानक क्या हो गया। जिस पर शहजाद और रानी ने सबको देखते हुए मजे से उसकी तरफ आंखें फेरते हुए कहा, ओ सॉरी, ये तेरा पैर था क्या, गलती से आ गया मेरे नीचे, दर्द तो नहीं हुआ होगा तुझे, आखिर मर्द को दर्द कहाँ होता है, सही कहा ना मैंने। उसने एक आंख पीक करते सजावल राजपूत को अंदर तक राख करते कहा, जिस पर वो अच्छा खासा जल कर रह गया था, मगर वो कुछ उसको कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो महराज की पसंद थी। मेरा खाना तो हो गया, अब अपन और खा नहीं सकती, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों के दरमियान से खाया नहीं जाता। ये लड़की सुन, तो क्या मुझे अपने कमरे में ले चलेगी। उसने अदा को देखते हुए कहा था, सिर्फ इशारा था कि वो अब यहाँ से बचकर निकल सकती है। इसकी बात पर अदा भी फौरन खड़ी हुई उसके साथ ही, और इस बात में सर हिलाने लगी। उसे यहाँ से निकलना ही मुनासिब लगा। तभी रानी की बात पर फौरन से उठ गई, रुको, वो तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है, जो तुम कहोगी वो तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलेंगी, और तुम्हें इनके कमरे में जाकर आखिर करना क्या है। यावर सुल्तान ने एकदम गर्दन तिरछी करते हुए शहजाद से पूछा, जिस पर शहजाद दांत कचकचाकर रह गई थी। आखिर कैसे मुमकिन था उसका ये आइडियल भाई किसी के मामले में टांग ना अड़ाता, और खासकर मामला भी उसका हो तो। अपन को कुछ कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए, इसलिए इस लड़की से लेने चली। उसने बर वक्त कोई जवाब खड़ा किया, जिस पर यावर सुल्तान उसको घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कपड़ों का काल पड़ गया है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कपड़े लेकर नहीं दिए जो तुम यहाँ खाली हाथ आ गई। इसकी बात पर न सिर्फ नवराज ने उसे तादीनी निगाहों से घूरा था, बल्कि उसकी बात पर शहजाद का दिल किया। इसके शहजाद के हाथ में होती तो वो अच्छी खासी मरोड़ कर रख देती। यावर सुल्ताना उसके सर पर चढ़ रहा था, उसको शटअप कॉल भी दे रहा था। तब कर बोली, इनके पास कपड़े तो हैं, मगर वो तेरे साइज के हैं, अगर तेरे पास कम है तो तू बोल, तुझे ट्रांसफर कर देती हूँ। और जरा कम बोला कर, देख तेरे साथ बैठी तेरी बीवी भी तुझसे बहुत ओकी नजर आती है, इस पर तवज्जो दे। ये कहती वो अदा के साथ वहां से निकलती चली गई, जिस पर यावर सुल्तान का चबा जाने वाली नजरों से देखने लगा। लेकिन कुछ एहसास हुआ था गैर मामूली सा, क्योंकि अमराहा को तो बात में घसीट कर बीच में हमेशा शहजाद लाती थी, और ये तो रानी थी, भला फिर उसको क्यों अमराहा को इनके दरमियान लाना चाहा। ये बात उसे खटक रही थी। सच सच बताओ, तुम ही शहजाद हो ना, ये मुमकिन नहीं कि तुम रानी हो। रानी कभी मुझे ना बचाती, क्योंकि मेरे और सजावल के ताल्लुक से तुम ही वाकिफ थी। वो कमरे में आते ही उसे दोनों हाथों से झंझोड़ती बोली, जिस पर शहजाद का भींच कर रह गई थी। सच्चाई सामने आ गई थी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, तुम्हारी हिफाजत मुझ पर फर्ज थी, सो मैंने कर दी। वो उसका एक सूट निकाल कर वहां से ले जाती हुई बोली, जिस पर अदा नम निगाहों से उसे तकने लगी। यकीनन अब से सब कुछ वापस अपनी जगह, असली जगह पर आने वाला था बहुत जल्द। आज बारिश बहुत जोर की बरसी थी। रानी के कमरे में बंद रह रहकर तंग आ गई थी। तभी सबसे छुपते छुपाते हवेली में पिछली जानिब निकल आई, जहाँ दरख्त घने और अर्श से भीगे हुए फर्श की खुशबू फैली हुई थी। वो अपने अंदर गीले सुगंधी महक उतरती महसूस कर रही थी। जब उसे किसी के होने का एहसास हुआ, रानी को अपने अंदर गर्द की तमाम ऑक्सीजन खत्म होती महसूस हुई थी। जब उसने महराज को हाथ बांधते खुद की तरफ तकते देखा, पीछे को भागी जब महराज उसकी तरफ लपका और अगले ही पल से जा लिया। चलो रानी, शाबाश, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी जिसारत कर दो जरा, फिर देखना मैं तुम्हारी जिंदगी को मजीद दिलचस्प बना दूंगा। उसकी करायत हमें इस बात पर रानी का दिल खौफ से धड़क उड़ा था, और उसके शौहर राजा की याद यहाँ शिद्दत से आई थी।
जो पहले भी दुनिया की सख्ती के खिलाफ उसकी ढाल बना था, ऐसी मौजूदगी जिसने उसे महसूस तस्वुर करवाया था। काश वो यहाँ भी आ जाता। किसी फरिश्ते की माने उसे एक ही जगह खड़ा देख महराज बेसब्री से उसे करीब धकेल गया था कि उसकी एकदम चीख निकल गई, दूर हो जाओ मुझसे। वो रोई, उसकी आवाज टूट गई थी और अचानक जैसे उसकी दुआ सुनी गई थी, क्योंकि वहां राजा नमूदार हुआ था। तुम कौन हो? महराज चिल्लाया। राजा के अचानक आने से उसकी बहादुरी उड़न छू हो गई थी। राजा का हाथ महराज के कंधे पर इतनी जोर का पड़ा था कि उसकी हड्डियां तकलीफ से चीख उठी। ए चुप साले, राजा ने जवाब दिया। उसकी आवाज नखों से और अंगारों से भरी थी। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? तुम्हारी जरूरत कैसी हुई? महराज ने गुस्से से राजा का हाथ झटका, लेकिन अपनी आवाज में आने वाली करख्तगी और लड़खड़ाहट को छुपा नहीं पाया। जो गलत काम करने पर आई थी, तेरी बहन का शौहर, तेरा जीजा, समझा? राजा ने उसे काट देने वाली रानी के पास से हटाते हुए कहा। इसका लहजा तपिश से भरा हुआ था। उसने रानी के करीब कदम रखा, जो हैरत और खौफ मफलूज होकर खड़ी थी। राजा के करीब होने पर वो भागकर राजा की तरफ बढ़ी, उसे बाजू उसके गिर लपेटती हुई उसके पीछे छुपी। तुम आ गए? उसने अपने अंदर खौफ और उम्मीद से सरगोशी की थी। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरी मोहब्बत, राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज पर वो चौंक गई थी और बिजली की तेजी से उसका चेहरा देखा, जिसका लहजा बिल्कुल जहान जैसा था। राजा महराज की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और कंफ्यूजन के तासुरात थे। राजा की नीली आंखें उसे भी जहां की याद दिला रही थी। क्या हुआ, डर गया क्या? या अपन में किसी और का चेहरा देख लिया? इसके करीब आते बोला तो उसने बेसाख्ता थूक निकला। ऐसा नामुमकिन था, ये जहां नहीं हो सकता था। वो तो मर गया था। फिर उसे इसकी बात कैसे पता? क्या हो रहा है यहाँ? रानी और शहजाद वहां आती बोली तो वो घिघिया कर रह गया था। जब बीच में ही राजा बोला, होना क्या है? ये मुश्तंडा अपन की बीवी को छेड़ डाला था। इसकी बात पर शहजाद की आंखें हैरत से बड़ी हो गई, जबकि महराज ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। ये झूठ बोल रहा है रानी, मेरा यकीन कर। शहजाद की आंखें फैली हुई थी हैरत से। तो मतलब वो यहाँ भी बास नहीं आ रहा था? उसके होते हुए भी इसकी रानी पर टपक रही थी। महराज हमेशा से ऐसी फितरत का शिकार था, लेकिन ये सोच उसका खून उबालने के लिए काफी थी कि वो इतना नीचे गिर जाएगा कि उसकी ही भाभी को छेड़ेगा, जो न सिर्फ उसकी भाभी बल्कि ननन भी थी। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं भला इस लड़की को कैसे छू सकता हूँ? ये जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उसने इल्तिजा की। उसके दिल में ये डर पंजे गाड़ने लगा कि कहीं रानी भी उसको छोड़ न जाए। शहजाद का दिल मतलाने लगा था। उसकी शक्ल तकते, मगर वो फिर भी ये नकाब ओढ़े रखना चाहती थी। वाकई? उसने अपनी बेएतमादी को छुपाते हुए तेजी से कहा। राजा, तुम अब ज्यादा ही और ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तेरे को इसे समझने में गलती हो रही है और अपन को चाहता है। उसने मायने खास मुस्कुराहट कर राजा की तरफ उछाला, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद बात राजा से मखफी न रही। वो समझ गया था कि शहजाद क्या कहना चाहती है। राजा इसी लम्हे शहजाद की कारकर्दगी से वाकिफ हो चुका था। वो उसे पताकारी कर रही थी। वो यकीनन राजा पर भरोसा करती थी, लेकिन वो बस अपना राज फाश नहीं होने देना चाहती थी। तुम इस खच्चर के साथ कैसे खड़ी हो सकती हो रे? बस तेरे को अपने राजा पर यकीन नहीं? राजा की आवाज ऊंची हो गई थी। वो ड्रामा करते बोला, लेकिन फिर भी उसकी आवाज तकलीफ से भरी हुई थी। महराज बस गुमराह हो गया था। इसे समझने की जरूरत पे वो आइंदा नहीं करेगा ऐसा। अपन पर भरोसा रख बस, उसने अटल लहजे में कहा। हालांकि उसका दिल चीख रहा था, दिल कर रहा था अभी यहीं इस दरिंदे को गाड़ देती। राजा उसे लेकर अंदर जा चुका था, जबकि महराज और शहजाद पीछे तनहा रह गए। तो तुम्हें यकीन है मुझ पर? महराज ने हैरत से कहा। क्या अपन तुमको पागल दिखती है? हाँ, क्या अपन तुमको जानती नहीं कि तुम किस कमाश का आदमी है? बस इस मोहब्बत की खातिर तेरे को लास्ट चांस दे रही है, वरना अभी तेरा भुर्ता बना देती। वो कहर भरी नजर डालती उस पर अंदर जा चुकी थी। पीछे महराज राजपूत दांत पीसते रह गया था। उसे किसी भी तरह ये लड़की चाहिए थी, उसे हासिल करना था। तभी उसने सोच लिया था कि वो उसी हफ्ते उसे शादी करेगा। और ये कैसे मुमकिन था, ये भी उसने सोच लिया था। एक शैतानी मुस्कुराहट ने उसका अहाता किया। अब तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना कर ही रहूंगा, बस देखती जाओ रानी साहिबा। वो अपने मूंछों को ताव देते बोला। आज रात वो क्या करने वाला था ये तो बस वही जानता था, या उसका खुदा। दूसरी तरफ देखा जाए तो आधा भी कबीर से फोन पर बात खत्म कर हटी। चलते चलते वो इस हवेली के अलग अलग हिस्से में आ चुकी थी, जहाँ बड़ा सा स्विमिंग पूल था। सर्दियों की वजह से इस वक्त स्विमिंग पूल में गर्म पानी भरा हुआ था। अदा उदासी से कबीर को सोचने लगी कि काश वो भी उसके पास होता, जब अचानक उसने अपने टखने के गिर्द हाथ की हथेली महसूस की और झटके से अचानक उसे किसी ने पानी में खींच लिया। घबराहट ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था जब वो डूब रही थी। नाक में एकदम कई ज्यादा पानी भर चुका था। वो इसी तरह पानी में हाथ पांव मारती रहती, डूबती रहती, मगर अचानक किसी ने उसे कमर से थामते ऊपर खींचा पानी की सतह पर। अपने साबका हरीफ सजावट राजपूत की शिकार निगाहों के सामने थी। हवा लगने से अचानक वो हाँपती हुई उसके कंधों पर दोनों हाथ रख दी, जो इस रफ्तार की वजह से वो एक ऐसा शख्स था जिसका जुनून उसके लिए आखिर हद तक बढ़ गया था, और अब तो सर चढ़कर बोल रहा था। उसे बेसाख्ता सी आंखों से घिन आई। हेलो हनी, मिस मी। जब उसने अदा को यूं पूल की गहराई में
ऊपर को खींचा तो उसके चेहरे पर पानी चपकने लगा, जिससे उसे बेसाख्ता उंगलियों के पोरों से साफ किया था। इत्मीनान उसके अंग अंग से टपक रहा था। मुझसे दूर रहो, तुम वहशी इंसान, मैं किसी और की बीवी हूँ, समझे? इतने नीचे हरकत करने की हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आधा ने चीख मारते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा वाज़ेह था। पानी उसकी गर्दन के गिर्द उठने लगा था। सजावल की हंसी चारों तरफ गूंजी, एक खौफनाक आवाज जो उसके जहन में रातों को गर्दिश करती थी, एक डरावने खौफ के तौर पर। ये तो तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा कभी किसी और के लिए, नामुमकिन मेरी जान। अब तो मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, इसने सरसराते लहजे में जवाब दिया और अचानक उस पर झुका। इसके इरादे पानी को गहरा कर रहे थे। इसके होंठों ने अदा के लबों को अपने साथ गिरफ्त में लिया कि वो फड़फड़ा कर रह गई। अदा को अपने अंदर से नफरत की लहर उठती हुई महसूस हुई और उसने अपने सर को एक तरफ झटका दिया और कसकर उसके मेन पॉइंट पर टांग रसी थी। जैसे कुछ लम्हों के लिए वो उसे छोड़ बैठा कि वो अपने होंठों पर रगड़ कर इस खलीज का लम्स मिटा सके। इसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। ये खौफ गालिब आ रहा था कि कोई उसको यूं इस कदर नजदीक देखकर क्या समझेगा। उसने सजावल को बेइंतहा मारा पीटा, आजादी के लिए तगदो की, मगर वो उसको छोड़ने पर राजी न था। उसकी चीखें उसकी इर्द गिर्द फैली हुई खामोशी में गूंजी थी। प्लीज कुछ तो खुदा का खौफ करो, बस बहुत हो गया, अब मुझे जाने दो। उसने इल्तिजा के आंसू पुल के पानी में गिरते इनमें जाहिर होते रहे। इससे पहले कि वो कोई और घटिया हरकत करता, कोई जोर से चिल्लाया। यहाँ क्या हो रहा है नाजली? शहजाद उसकी सबसे बड़ी मसीहा इस वक्त पुल के किनारे के पास आते बोली। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा था, वो डूब रही थी और मैं इसे बचा रहा था, सजावल ने दावा किया। इसके चेहरे पर चलती मुस्कुराहट उसके हकीकी इरादों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शहजाद की आंखें दहक उठी और इनमें नफरत भड़क उठी थी। दोनों भाई एक कमाश के आदमी थे, वो आखिर किस किस को बचाती? इससे जाने दे सजावल भाई, इसकी मदद के लिए अपन काफी है। मदाखलत के इस लम्हे में अदा को नई ताकत मिली। शहजाद की मौजूदगी और ताउन से अदा सजावल की गिरफ्त से आजाद होकर पीछे हट गई। वो पुल के किनारे की तरफ लपकी, पानी छुप छुप कर आवाज पैदा कर रहा था। उसकी सांस उखड़ रही थी, मगर उसने किनारे पर आकर ही दम लिया। सजावल पकड़ा गया, लेकिन फिर भी अदा पर तंज किए बगैर नहीं रह सका। तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो गया? भूल है तुम्हारी, मैंने भी तुमसे मोहब्बत की है, तुम उसे झुटला नहीं सकती, और जल्द मैं अपनी मोहब्बत हासिल कर लूंगा, चाहे टेढ़े तरीके से ही सही। उसने जाने से पहले अदा को बोलकर रखा था। इसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। सजावट की नजरों से ओझल होते ही शहजाद अदा के कंधों पर को मजबूती से पकड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो? वो अपन ने इसे तुमको नीचे की जानिब धकेलते देखा तो अपन खुद को रोक नहीं पाई तेरी मदद से। इसकी आवाज धीमी हुई, परेशानी से उसके चेहरे पर छाई हुई थी। जल्दी वो अपने पर काबू पाते हुए अपने नकाबी चेहरे से बोली, बस करो शहजाद, मैं जान गई हूँ ये तुम ही हो, प्लीज अब मुझसे मत छुपाना, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले ही टूट गई हूँ। इसके बाद पर शहजाद ने लब खींच लिया और उसको शॉल उड़ाई जो उसके गीले वजूद पर डलते उसे गर्मी का एहसास हुआ था। तभी अदा शहजाद का परेशान चेहरा देखती बोली, मैं ठीक हूँ। अदा ने उसके पहले सवाल का जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो शहजाद को मुतमईन करना चाहती थी। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, वो अब नहीं रुकेगा, वो तुम्हारे लिए वापस आता रहता है। वो ठह गई शहजाद की बात पर। वो पागल होने के करीब थी, आखिर खुद की हिफाजत कैसे करती? उसे यूं परेशान और सफेद पड़ता देख शहजाद से रहा न गया, तो वो बेसाख्ता बोल उठी, क्या तुम चाहती हो कि मैं कबीर को बुलाऊं? इसे मालूम होना चाहिए कि तुम यहाँ क्या हो रहा है। शहजाद ने मशवरा दिया। उसकी पेशानी को नागवारी की सिलवटें झलक रही थी। नहीं, वो अपने काम पर ध्यान दे, यही काफी है। वो जिस मिशन पर गया है वो उसके लिए बहुत अहम था। मैं उसे अभी ये सब बताकर वापस नहीं लाना चाहती। उसे इल्म हो गया तो वो जल्द लौट आएगा। वो पहले भी मेरी फिक्र किए बगैर नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर ये लोग नवराज भाई की फैमिली है। अदा ने अपने हाथ की पुश से अपना चेहरा साफ करते हुए शहजाद को समझाना चाहा। वो कबीर की जिंदगी में दबाव डालने का सोच भी नहीं सकती थी। वो कबीर से बहुत प्यार करती थी। उसका ये मतलब नहीं था कि वो उसे हर वक्त खुद में उलझाए रखती, लेकिन सजावल की धमकियां अभी तक उसके जहन में गूंज रही थी, जिससे वो कमजोर पड़ जाती। वो अपने खौफ को मजीद महदूद नहीं कर सकती थी, ये उसके अंदर जमा हो गया। सजावल की मौजूदगी उसके साए की तरह उसके वजूद में ठहर सी गई थी। वो उसको बता नहीं पाई कि रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसका दिल उसके सीने में खौफ से सर पटकने लगता है। उसे उम्मीद पर कि कोई और उसे खामोश सियों पर न सुन ले, वो अपने लब सी लेती। लेकिन मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, कबीर को वापस आना ही होगा, शहजाद ने अटल लहजे में कहा, जिस पर अदा से और कुछ बोला ही न गया। दोपहर के खाने पर वो सब मजेदार खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब महराज राजपूत ने एक नया शोशा छोड़ा। मैं इसी हफ्ते शादी कर रहा हूँ, उसने एकदम नाजली का चेहरा हाथ थाम कर ऊंचा करते हुए बोला, जिस पर वो सब शर्ता निगाहों से उसे तकने लगे। जबकि नबराज की आंखों में मान टूटने की किचियां, रंजीदगी, मोहब्बत की मौत, क्या कुछ न था जिसे देख शहजाद के दिल पर जैसे किसी ने खज्जर से वार किया। ये क्या करे लाए तुम? क्या पागल हो गया है? अपन इतनी जल्दी शादी कैसे कर ले? उदान तीसरी धीमी आवाज में उसके कान में गुदाती बोली, जिस पर महराज कमीनी हंसी हंस दिया।
जरूरी तो नहीं जो काम पहले कभी नहीं किया वो अब भी ना करें। हमारी शादी से हफ्ते हो गए, यानी 4 दिन बाद अभी से तैयारियां शुरू कर दे, मुझे कोई कमी नजर ना आ पाए। वो एकदम बारोब लहजे में बोला, जिस पर शहजाद खून की घूंट भरती रह गई। ऐसा नहीं हो सकता। नबरास एकदम टेबल पर हाथ मार उठा। ये अब हद से बढ़ रहा था। उसकी बीवी पर पूरा पूरा कब्जा छपाने के चक्करों में वो मेरी हो चुकी है पहले ही। अब तुम्हारे तरह रद्द करने से कुछ नहीं होगा प्यारे कजन जी। वो आईब्रोज खाते बोला, जिस पर वो सख्ती निगाहों से शहजाद का तख्ता बाहर निकल गया, जबकि शहजाद खाना छोड़ती कमरे में बंद हो गई थी। और यही तो चाहता था मेराज। कुछ देर बाद वो 2 जूस के गिलास लिए शहजाद के कमरे में गया। रानी, तुम इस बात को दिल पर नहीं ले सकती यार। हमें इस हफ्ते शादी करनी है तो करनी है। इसने अपनी सजावट वाली लकड़ी की मेज पर शीशे के 2 गिलास रखकर ऐलान किया। इसके दिमाग में इस वक्त बहुत ही शैतानी अमल था। रानी ने घबराहट से गिलास की तरफ देखा। लेकिन अपन तैयार नहीं है, तेरे को अपन की बात भी सुननी पड़ेगी मेराज। वो चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्सा और मायूसी की आमेजिश थी। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये पीना पड़ेगा, उसने एक मायने खर्च मुस्कुराहट के साथ जोर दिया। और ये है क्या? उसने मशकूक लहजे में कहा। अब यूं दिल तो न तोड़ो, खुद अपने हाथों से जूस बनाकर लाया हूँ। उसने गिलास रानी की तरफ बढ़ाया। जूस सुनहरी रोशनी के नीचे खूबसूरती से चमक रहा था। रानी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए हिचकिचाते हुए मेराज के पुरजोश चेहरे और इस मशरूब के दरमियान नजरें जमा दी। मेराज अपनी चालाकी पर पूरा एतमाद था। उसने ड्रिंक को एक ऐसी दवा से तैयार किया था जो उसे मुकम्मल तौर पर बेहोश करने के लिए तैयार की गई। रानी के जहन में ये ख्याल तूफान की तरह मंडला रहा था कि और कोई रास्ता नहीं। उसने एक ही सांस में जूस लबों से लगा लिया। ये ड्रिंक ताजगी बख्श लग रही थी। इसकी मिठास इसकी हवास पर तारी हो रही थी। एक लम्हाती कमजोरी उस पर असर हो रही थी। जब उसने गिलास नीचे रखा तो अचानक चक्कर की लहर उस पर आ गई। मेरा दिमाग फट रहा है, वो सर पकड़कर हकलाई। कमरा उसके गिर्द घूम रहा था। सब रंग धुंधले हो रहे थे और वो अपने बेड पर ढह सी गई। थोड़ी सी नींद मेरी जान, और फिर सब ठीक हो जाएगा। मेराज बड़बड़ाते हुए उसके करीब झुका। उसके मकासद इतने ही नशीले थे जैसे गिलास में चमकता हुआ नशीला मशरूब जो रानी ने उस पर यकीन करते हुए बेवकूफी में पी लिया। उसकी नींद ने मेराज की प्यास भड़का दी। कमरे की तमाम लाइट्स वो बंद कर चुका था और अब एक मोमबत्ती की शमा टिमटिमा रही थी। इससे पहले कि मेराज अपने गिरावने इरादे से उसको छू पाता, उसका गिरबान चाक कर पाता, किसी ने उसे पीछे से मारा। एक गैर मुतवक्का धचका लगा था उसे उसकी गर्दन पर, जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया जैसे कोई नुकीली चीज उसके गर्दन में ढस गई हो। वो चकरा कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सोचने समझने की सलाहियत उसमें बची ही कहाँ थी। इसे बेहोश होकर होश खोट से बेगाना होते देख रानी की वजूद में हलचल हुई। उसकी हवास इस मंजर को देखने के लिए ही तो मुतजस्सिस थे। उसने पलक झपकते हुए शख्स पर तवज्जो मरकूज की जो उसे बचाने के लिए आया था। वो एक लंबा, मजबूत, खूबसूरत आंखों वाला आदमी था, बल्कि यूं कहा जाए वो कोई और नहीं बल्कि उसका क्राइम पार्टनर कबीर था। तो गलत ना होगा। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी ने हाँफते हुए कमजोर आवाज से कहा। इसकी आवाज मुतजलजल थी लेकिन सुकून से भर गई थी। वो मेराज के प्लान से अनजान न थी। वो उसे खुद इंजेक्ट करके बेहोश करने वाली थी जब कबीर अचानक आ गया, और उसने भी वही किया जो शहजाद करने वाली थी। मैंने इसे तुम्हारे रूम में आते देखा तो जूस लेकर। मुझे इस कमीने के इरादे पहले ही नेक नहीं लग रहे थे। कबीर ने दांत पीसे हुए मेराज से रानी की तरफ नजरें हटाते हुए वजाहत की। मैं जानती थी वो क्या करने वाला है, मैं उसके लिए तैयार थी। उसे लगती आंखों से मेराज के वजूद को तकती बोली। शहजाद बेखौफी से नबराज के वजूद पर झुकी थी, उसे नफरत से तकते। ये कमीना मुझे बर्बाद करना चाहता था। इसने जिसे कबीर को बताया और उसका चेहरा नफरत से झटकते खड़े होते अपना जूता मेराज के चेहरे पर मजबूती से दबाया तो उसके अंदर एक नई नफरत उबलने लगी। मेराज के मुंह से बेहोशी में भी कराह निकली, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं उसकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। शहजाद को आंखों में एक वतन लिए देखा। इसके सीने में फख्र की लहर दौड़ गई। वो एक जैसी जंग लड़े थे जो मोहब्बत और इज्जत के लिए थी। इसका क्या करना है? मारने पीटने की जरूरत है? कबीर ने शहजाद को तकते उसके तासुरात जांचते पूछा। इसकी आवाज मजबूत लेकिन नरम थी। अभी नहीं, इसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। रानी ने उसकी हरकत को रोकते हुए मेराज का एक हाथ उठाया। मैं चाहती हूँ कि वो समझ जाए कि उसने क्या करने का कोशिश की है, किससे पंगा लिया है। रानी को तो ये ज्यादा ही हल्के में ले बैठा। वो एक मायने खर्च मुस्कुराहट के साथ नीचे झुक गई और मेराज का चेहरा सामने करके देखा, जिसके चेहरे पर जूते का निशान वाज़ेह था। तुमने सोचा कि मुझे नशे में धुत करके अपनी रकेल बनाओगे? रानी ने नफरत से उसके मुंह पर थूका। तुमने सोचा कि तुम मुझे किसी चीज पर मजबूर कर सकते हो? जो मेरा शौहर भी नहीं कर पाया आज तक। मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, जरूर बनूंगी, क्योंकि मैं एक वो हूँ जिसे दूसरों के ख्वाहिशात, ख्यालात और ख्वाबों का ख्याल है। चांद आसमान पर अपनी आबोताब से चमक रहा था, जिसमें आज सितारे भी न आए हुए थे। आज की रात में कुछ तो बात थी। वॉशरूम से पानी की गिरने की हल्की सी आवाज बाहर आ रही थी। ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंके रात की खामोशी को तोड़ रहे थे। ये मंजर बेनाजुकी के बेडरूम के अंदर का, जहां पर शहजाद मेराज से निपटने के बाद उसे कबीर से ठिकाने लगवा चुकी थी।
शहजादा भी गरम गरम शॉवर से बाहर ही निकली थी कि उसके गीले लंबे चमकते घने बालों से इस वक्त पानी टपक कर कालीन पर गिर रहा था। वो गायब दिमाग से सोच रही थी कि उसने अपनी याददाश्त के खो जाने के बारे में हर तफसील को एहतियात से तैयार किया था। ये सब एक मिशन के लिए था जिसके बाद इस गाँव की लड़कियां बेखौफ जिंदगी गुजार पाती, न सिर्फ यहाँ की बल्कि बाकी गाँव की भी। लेकिन सबका इसके दिल पर बहुत ज्यादा बोझ था, क्योंकि वो नबराज को टूटते देख रही थी जो वो देखना नहीं चाहती थी। वो अब भी हर इस लम्हे को याद कर रही थी जो उसे नबराज तक ले जाता, उसके साथ हंसी बांटती थी। और अब इसके किए गए एक इंतखाब से इन दोनों को कड़वा दर्द ला। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। बस 3 दिन बाकी थे और अब 3 दिनों में उसे इस अमल को अंजाम देना था। बस 3 दिन उसे और दिखावा करना पड़ेगा, उसे सही से खेलना था, फिर वो नबराज के पास लौट सकती थी। वो दुखी दिल से सोच गई। वॉशरूम से बाहर आते ही उसने खुद को तौलिए में लिपेट रखा था। अभी वो सुकून से नाइट ड्रेस पहनने ही वाली थी कि नबराज उसके बेडरूम की खिड़की से अचानक नमूदार हुआ। कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें आंख दिखाने लगी थी, जिनमें गर्व और गुस्से की आमाजिश थी। इससे पहले कि शहजाद उसे यहाँ देखते ही चीखती, नबराज लम्हे की तेजी में उस तक पहुंचा और उसके मुंह को हथेली से बंद किया। शहजाद, वो खुद आया। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। चिल्लाने की सोचना भी मत। वो लहू रंग आंखों से उसे तकता बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? हाँ। इसका दिल इस वक्त नबराज की कुर्बत पर तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को साबित कदम रखा। वो अपना बना बनाया खेल ये लम्हों में खाक होने नहीं दे सकती थी। वो पलके तेजी से झपक रही थी, उसकी पेशानी पर यूं झुलस रही थी जैसे नबराज की सांसें नहीं सहरा की हवा हो। कोई अपन को समझ नहीं आ रही थी, तुम कहना क्या चाहता है? उसने हैरत को इजहार करते हुए जवाब दिया। इसके होठों से अल्फाज मकीनी अंदाज में फिसल रहे थे। वो जो झटके से उससे दूर हो गई थी, वो धूप भरी मुस्कुराहट के साथ वो उसकी तरफ बढ़ा। इसके कदम इस आलीशान से कमरे में गूंज रहे थे। तुम किसी और से शादी कर रही हो ना शहजाद? तुम क्या लगता है कि मैं सिर्फ खड़ा रहकर तमाशा देखूंगा, अपनी बीवी को अपनी नजरों के सामने दूसरी शादी करने दूंगा? वो उसे झिझोड़ कर बोला। ये क्या बात कर रहा है? अपन नहीं समझ पा रही। शहजाद ने अपनी नजरें खिड़की की तरफ मोड़ ली, जिसे अब कर्ब जफा नजरों से पनाह मांग रही हो। अपन नहीं जानती तू कौन है। अपन तेरी मेरी शादी के बारे में कुछ नहीं जानती, तू समझता क्यों नहीं? गुस्सा और आग उसकी नस नस से फूट रहा था। ये किस किस्म का खेल है? किसी किस्म का खेल नहीं है शहजाद, हमारी जिंदगी है, हमारी मोहब्बत। तुम मुझे भूल नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है कि तुम भूल जाओ कि हम शादीशुदा हैं? इसकी बातों पर उसका दिल दुख रहा था, फिर भी शहजाद ने अपने तासुरात को डगमगाने ना दिया, बल्कि सपाट रखा। ये ना कर पाई, वो भी तो भूल बैठा था। एक बार सो इस बार उसने ऐसा कर दिया। मुझे और दुख मत दो प्लीज, मैं तुम्हारी जुदाई की और सकत नहीं ला सकता, उसने अपनी पलकें नीचे करते मजबूर लहजे में कहा। शहजाद का दिल इसकी बात पर जैसे किसी ने नोच कर रख दिया। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? वो आखिर तंग आते अपने असल लहजे में चीख पड़ी थी, जिसका जल्द उसे शिद्दत से एहसास हुआ। नबराज की आंखों में मजीद अंधेरा छा गया। उसके अल्फाज पर नबराज के जबड़े खींच गए। तो क्या तुम वाकई यही चाहती हो कि मुझे छोड़कर इस रंग मिजाज से शादी करना? वो रंजीदगी से बोला। मुठ्ठियां सब से भींच गई। तुम अब जा सकते हो नाज, शहजाद ने मोहतात कदम पीछे हटाते हुए कहा। नबराज फासला मिटाते उसके करीब आने लगा। तुम मुझसे ये जान नहीं छुड़ा सकते शहजाद, मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता आया हूँ। मेरी मोहब्बत अब की तो नहीं, बचपन की है। क्या एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पर? क्या मेरा दिल तोड़ते तुम्हें जरा से भी रंज नहीं हुआ? कभी तो तुमने मुझसे इश्क किया होगा जैसे मैं करता हूँ। इसके लहजे में पना रूह को नोचते दर्द ने शहजाद की सांसें खींच ली थी। वो बमुश्किल ही अपनी सांस बहाल किए हुए अपने आंसुओं को रोकते हुए, जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो लड़खड़ा कर बेड पर गिर पड़ी। सारी राहें जो वो मस्तूद कर बैठा था, इसके खींचने से नबराज भी इस पर गिरा। नबराज के जिस्म का वजन उसे नीचे दबा रहा था। कह दो शहजाद कि ये नाटक है, अभी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शहजाद की धड़कनें मुंतशिर हो गई जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर गर्म जज्बात फैल रहे हैं जो उस अज़म को हिलाकर रख देंगे। उसने इतनी एहतियात से उसे धक्का दिया, अपने रास्ते से हटाया। नबराज प्लीज, उसने नबराज नजरें चुराते हुए गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम मुझे डरा रहे हो? इसकी आवाज में लड़खड़ाहट बरपा थी। क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? वाकई देखो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। डरा तो तुम मुझे रही हो। उसने एकदम खड़े हुए उसकी नजरों में देखते साथ से फ्रूट नाइफ पकड़ते अपनी कलाई काट ली, जिस पर वो तड़प कर उसके पास भागी। नहीं, ये क्या कर लिया तुमने? आंसू भल भल करते उसके चेहरे को भिगोने लगे। ये क्या किया तुमने पागल? तू भेजा नहीं है तेरे में पागल?
वो गुस्से से चिल्लाती हुई तीर की तेजी से उसके करीब आई थी और उसका बाजू दबोच कर अपनी आंखों के सामने किया, जहां कलाई से खून भर भर करते बह रहा था, जिसे देखकर दर्द बर्दाश्त करते शहजाद के कलेजे पर जैसे किसी ने तेजाब छिड़क दिया। आखिर क्यों था वो इतना सनकी? क्यों उसे इम्तिहान लेने पर तुला था? आखिर क्यों वो उसे खामोशी से अपना मकसद सर अंजाम देने नहीं दे रहा था? वो बार बार उसकी राह में हाइल हो रहा था और अब उसका यूं खुद को तकलीफ पहुंचाना शहजाद के लिए बर्दाश्त से बाहर था। शहजाद ने अपने लब को बुरी तरह दांतों तले को चलते अपने आंसू को पलकों की बाहर तोड़ने से बाज रखा और उसकी कलाई पर अपना हाथ कसकर रखा ताकि और खून न बह सके। लम्हों में जमीन भी जा बजा से फोन के कतरों से रंग चुकी थी। नवराज ने उसके इस शदीद रद्द-ए-अमल को देखा, फिर असिया से मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब तो शक की कोई गुंजाइश बची ही ना थी कि शहजाद नहीं हो सकती। ये वही थी उसकी नाज़ली, उसकी शहजाद पर ऐसी भी क्या बात थी जो वो अपने लब सी बैठी। वो कर्ब से सोच कर रह गया। उसने फौरन नवराज को बेड पर बिठाया और भागकर अपने स्ट्रॉयर को फाड़कर उसका कपड़ा उसकी कलाई पर बांधा, क्योंकि यहाँ की चीजों का उसे इल्म न था। इसकी गलाई पर पट्टी करते हुए उसके हाथ जब्त के बावजूद मुसलसल कांप रहे थे। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? देखा नहीं जा रहा मुझे इस हाल में? तुम तो मुझे जानती ही नहीं, फिर ये बेताबी क्यों? आंखों में हाइल होते ही आंसू, वो भी किसी किसी बेगाने के लिए। मैं तो समझा नहीं, नवराज ने उसकी हालत पर तंज करते कहा, जिस पर वो नजरें चुरा गई और पट्टी करते खामोशी से हटने लगी। जिस पर जब वो उसका बाजू दबोचते उसे अपने सामने कर गया। तुम्हें शादी करनी है दूसरी? ठीक है, करो। मैं भी देखता हूँ मेरे निकाह में होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे करती हो। वो एक लफ्ज में शिद्दत बना किए बोला। वो उसका बाजू झटक कर खड़ा हुआ था जब वो ढप भीचे आंखें छोटी किए उसका ये जुनून भरा अंदाज देखने लगी। अच्छा वाकई? वो तंजी अंदाज में बोली। वो जल्द ही पुलिस वापस आ चुकी थी अपने किरदार में। हाँ बिल्कुल, देख लो कहीं तुम्हारी दूसरी शादी को दूल्हे का जनाजा ना बना दूं। वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोला। अपन की शादी तुम रोकेगा? उससे जैसे जिद कर देने वाली मुस्कुराहट से कहा। हाँ, शादी पर दुल्हनिया उठाकर ना ले गए तो कहना। वो अपने हर रस्म लहजे पर जाहिर करता बोला और वहां से निकलता चला गया। शहजाद उसे देख रही थी कि ये आखिर करना क्या चाहता है। यकीनन वो उसकी शादी में रंग में भंग जरूर डालने वाला था। वो सर पीट के रह गई। आखिर क्या करती वो अपने जिद्दी और अड़ियल हस्बैंड का? वो सोच कर रह गई। सुबह की किरणें निहायत उछली हुई थी, जिसमें सरे फहरिस्त महराज को झटका लगा। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि उसके दोनों हाथ बैठ के किनारों से बंधे हुए थे और वो खुद को बेबस पा रहा था। आखिर वो था कहाँ? उसने चीखना चाहा, मगर ये क्या, मुंह पर तो पट्टी बंधी थी। उसने हैरत से आंखें फाड़ी अपने वजूद पर निगाहें दौड़ाई थी, जहां हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और मुंह कपड़ा डाला हुआ था। आखिर ये सब करने की जरूरत उसके साथ कर भी कौन सकता था कि सोच सोचकर उसका दिमाग अभी से उबलने लगा। जब रात का मंजर उसके जहन पर वाज़ेह होता चला गया, जब वो 2 गिलास जूस ले आया और एक में नशीली दवा मिलाकर वो उसके साथ रात गुजारने का इरादा रखता था। मगर फिर आगे क्या हुआ उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। वो एकदम फटते सर से सोचने लगा। आखिर वो इतने करीब होकर भी कुछ कर पाया था या नहीं, वो सोच कर रह गया। मगर इतना कुछ सोचने के बावजूद उसकी याददाश्त में कोई एक मंजर भी वाज़ेह न हो सका। इसको बस ये याद था कि वो शहजाद को ढेर कर चुका था और उसके ऊपर छुटने वाला था, और अब पता नहीं उसने शहजाद के साथ रात गुजारी थी या नहीं गुजारी। मगर वो इस हालत तक कैसे पहुंचा, यही सोचे फिर से अपनी हालत की तरफ ले उड़ी। इससे पहले कि वो सोच सोच कर पागल होता, दरवाजा ऐसा आवाज से खुला और जिसको अंदर आते उसने देखा। इसकी हैरत की इंतहा न थी। जहाँ शहजाद शान से खड़ी उसको तनकीदी निगाहों से देख रही थी, जो इस वक्त बेड से बंधा हुआ था। कलाइयां इस वक्त पड़ रही थी। वो अपनी कई बार हाथ छुड़वाने की कोशिश कर चुका था, मगर रस्सियां उसके हाथों को जख्मी कर गई। मगर उसके हाथ जरा भी ढीले न हुए थे। होते भी कैसे? आखिर एक एजेंट ने जो बांधा था। वो आंखों से उसे इशारा करने लगा था उसको आजाद करवाया जाए, मगर रानी को उसे देखती हुई अंधन बन गई थी और मजे से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी, जैसे कोई टेलीफिल्म चल रही हो। उसके आगे जिस पर अब महराज की बस हुई, वो ऐसे चिल्लाने लगा था। मगर ये क्या? उसके मुंह में तो रुमाल ठूसा हुआ था। आखिर वो कैसे चिल्लाता? वो की आवाज उस कमरे में गूंजने लगी थी, जिस पर उसने कहका लगाया था और एक उठना बेड पर सजाते हुए उसकी तरफ देखते थोड़ी तले ठिकाते बोला, क्या हुआ? मजा आया रात को? कितनी हसीन रात थी ना कल। तुमने अपन के साथ क्या किया? कोई लम्हा याद नहीं आ रहा क्या, या अपन याद दिलाया तुम्हें? उसने गर्दन तिरछी करते हुए महराज की पतली होती हालत देखते हुए पूछा था, और महराज ऐसे सफेद था जैसे चेहरे पर एक रंग आ रहा तो एक रंग जा रहा था। क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपन को बुद्धू बना सकता है? तो ये तेरी महज गलत फहमी है, क्योंकि तू अपन को जानते बूझते भी ठेंगा नहीं दिखा सकता, क्योंकि अपन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो एकदम अपने असली लहजे में आती उसकी थोड़ी को अपने 2 उंगलियों से ऊंचा करते हुए बोली और उसके मुंह से रुमाल निकाल कर फेंका। ये क्या कर रही हो तुम? और मुझे यहाँ किसने बांधा है? क्या हुआ था रात को? वो जैसे बिफरा पड़ा था। इसके एक के बाद एक सवाल करता चला गया था, जिस पर रानी ने कान में उंगली फेरी वाज़ेह इशारा था कि जैसे वो उसकी बकवास से तंग आ गई हो, जिस पर वो दांत पीछकर रह गया था। अगले ही पल शहजाद उसके दोनों बाजू भी आजाद करवा चुकी थी। जबकि वो कराता हुआ उठ के बैठ गया, जिस समय ऐसा था जैसे किसी ने मार मार कर उसका भूता बना दिया हो। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए उठा और फिर गिर पड़ा। मुंह के बल उसे देखकर रानी का कहका निकला, जिस पर वो खून रंग नजरों से उसको देखने लगा।
आखिर ये लड़की कैसे उसकी मोहब्बत की दावेदार थी जो उसकी इतनी बुरी हालत पर हंस रही थी और कहका लगा रही थी। मतलब वो वाकई रात की कारस्तानी से वाकिफ हो चुकी थी जिस पर वो दांत भींचते हुए अपने कोई सफाई भी नहीं दे पा रहा था। जब रानी ने खुद ही बोलना शुरू किया, रात को जो सब तुम अपन के साथ करने का इरादा रखते थे अपन अच्छी तरह जानती है रे। बस बात है कि अपन तेरे हिसाब पर नहीं उतरी क्योंकि अपन तेरे से मोहब्बत करती है, वो भी 100% वाली। भला अपने इश्क को आशिक को अपनी इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकती थी। इसलिए बस अपन ने तेरे को थोड़ी सी सजा देने के लिए यहाँ बांध दिया था। अब अगर ठिकाने आ तो गई होगी, इसलिए परसों शादी तक का आराम इंतजार कर। अगर तेरे अंदर ज्यादा आग भरी है तो कहीं भी बाहर मुंह मार सकता है, लेकिन फिर अपन तक आने की जरूरत नहीं। वो उसे उंगली उठाकर वाउंड करती बोली और वहां से लंबे लंबे टिक पड़ गए वहां से जा चुकी थी, जबकि वो गुस्से से बेडशीट नोच कर रह गया। चीखते चिल्लाने लगा। आखिर वो एक मर्द होकर एक औरत से कैसे आ सकता था। ये बात उसे और तेज दिला दी थी, मगर ये भी सुख का सांस उसने लिया था कि परसों से शादी होने वाली थी। कोई बात नहीं, आना तो तुम्हें परसों मेरे ही शिकंजे में है। फिर मैं देखता हूँ कि तुम जाती कहाँ हो। रात में ही तुम्हारा हुरूर पल में खाक न कर दिया तो कहना, ऐसा तोड़ूंगा तुम्हें एक ही रात में कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और फिर देखूंगा कि तुम्हारी अकड़ कहाँ जाती है। वो एकदम गुरूर से आईने के सामने आते बोला, मगर आईने के सामने आते ही जैसे किसी ने उसके मुंह से अल्फाज नोच लिए थे, क्योंकि उसके गाल पर इतना बड़ा जूते का निशान था जैसे किसी ने उसके मुंह पर जूता रखकर दबा दिया हो। उसने अपने गाल पर हाथ रखा था और एकदम करा उठा, क्योंकि अंदर से अभी तक टीसें उठ रही थी। आखिर उसकी बेहोशी में उसके साथ क्या क्या हुआ था जिसे वो अनजान था। वो अपने हाथ बाल नोच रह गया। नाज़ी अपने उरूसी सुर्ख लिबास लहंगे में आराइशी आईने के सामने खड़ी थी। उसका दिल नई लय पर धड़क रहा था। कभी रफ्तार तेज होती, कभी डगमगा जाती। जहन अभी भी ताने बाने बुन रहा था। उसने पेचीदा तौर पर मोतियों से सजे हुए दुपट्टे को एडजस्ट किया जो उसके सर से नीचे कमर तक आ रहा था। आज का दिन मोहब्बत, खुशी और जश्न का दिन होना चाहिए था, लेकिन शहजाद के लिए ये एक खुफिया मिशन था। आज सिर्फ उसे अपने होने वाली शोहर मेराज को इंसाफ के कटोरे में लाने के लिए एक आला ऑपरेशन करना था। इसका दिमाग हिकमत अमलियों का एक तूफान बना हुआ था। जब उसकी नजर दुल्हन रूप पर ठहर गई, काश कि ये शादी इसकी और नबराज की होती। वो आज सिर्फ शादी पर नहीं जा रही थी, बल्कि खून की हवेली होली खेलने जा रही थी। वो एक एहतियात से बनाए गए जाल में कदम रख रही थी जो महराज को एक बदनाम स्मगलर के तौर पर घिनौने कामों को बेनकाब करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो पस मंजर में मौसीकी आहिस्ते से बज रही थी। जैसे ही वो आई, महराज फौरन उसका हाथ थामता स्टेज तक ले आया। बलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब होने चला था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? 3 दफा पूछने पर भी जब शहजाद खामोश रही तो महराज परेशानी से बोला, क्या करियो रानी, कुछ बोलो भी। वो बेचैन हुआ। नबराज जो ये निकाह रोकने वाला था उसको यूं खामोश देखकर वो भी ठिठका। वो अपने मंसूबे को अमली जामे पहनाने वाली थी। महराज नहीं चाहता था कि वो वही उफरियत है जिसे शहजाद ने पकड़ने की कसम खाई थी। मुझे तुम निकाह में कबूल नहीं महराज राजपूत, ना ही मरते दम तक तुम्हारे निकाह में आना चाहूंगी। हर लफ्ज एक गोली की तरह महसूस हुआ था महराज को, जो उस शख्स दिल को निशाना बना रहा था जिसे शहजाद ने ना कह के गिराने का इरादा रखती थी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हवेली के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी जिससे तकरीब में खलल पड़ा। इससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर करता, दरवाजे खुले और एजेंसी की एक टीम अंदर दाखिल हुई। सादा कपड़ों में मलबूस लेकिन अथॉरिटी से लबरेज थी वो। शहजाद का दिल तेजी से धड़का। वो लम्हा आ गया था। FBI, तुम जहां हो सब वहीं रहो। लीड एजेंट चीखा। उसकी आवाज सबको ऑर्डर्स दे रही थी। मेहमान डर से कांपने लगे क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि ये कोई आम शादी नहीं। शहजाद की सांस तेज हो गई थी जोश से। अब उसका वक्त था। महराज का तासुरात से थोड़ी देर पहले खुश थे, अब गुस्सा घबराहट में बदल गए थे। उसने अचानक शहजाद का बाजू मजबूती से पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा और उसकी सुनहरी आंखों में अपनी कहरालुद आंखें डाली। क्या हो रहा है, ये सच बताओ, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन शहजाद पहले ही अपना हाथ छुड़ा चुकी थी। अपनी तवज्जो इन एजेंट्स पर मरकूज कर रही थी जो उनकी तरफ आ रहे थे। क्या हो रहा है शहजाद? नबराज लम्हों में उसके करीब पहुंचते बोला, जिसकी वजह से दोपहर को महराज से उसकी निगाहें हट गई। ये एक सेटअप था, मैं इसे बेनकाब करने के लिए सब कर रही थी, जिसने कई लड़कियों को दियारे गैर में बेच दिया और अब रानी को भी बेचने वाला था। इसने महराज की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन अफरा तफरी फैलने से पहले अल्फाज बमुश्किल उसके होठों से निकले। महराज जब सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था, लोगों को एक तरफ धकेलते हुए हुजूम में से अपना रास्ता निकालता चला गया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करो, शहजाद की तरफ से भागते हुए वो चिल्लाया। लेकिन वो तेजी से चौकन्ना हुई और फायरिंग स्टार्ट की। चंद लम्हों में हॉल रूम में इनकी शादी एक आला ड्रामे के शो में तब्दील हो गई थी। महराज फौरन एक छुपे रास्ते की तरफ बढ़ा जहां से भी नीचे से होता हुआ बाहर अपने खाने जा सकता था, जहां लड़कियां कैद थी। वो अभी इतनी दूर नहीं आए थे कि तभी शहजाद चिल्लाई, इसे पकड़ो, जाने ना पाए। शहजाद की चीख मारते हुए कहा। इसकी आवाज गुस्से से
लबरेज थी। जैसे ही महराज उस कारखाने के दरवाजे की तरफ लपका वो लड़खड़ाया। अभी तक वो सूरत हाल की असल संगीनी को नहीं समझा था। एजेंट तेजी से आगे बढ़ते और अंदर पहुंच चुके थे। कारखाने का दरवाजा तोड़ते शहजाद ने उसे सुरंग में से रास्ता बनाते खुद को बाहर निकाला। ये कारखाना बहुत वसी था। यकीनन बहुत सी लड़कियों को यहीं बंदी बनाया गया था, क्योंकि लड़कियों की चीखों पुकार से ये वाज़ेह था। बाहर सूरज गुरूब होना शुरू हो चुका था। आसमान पर नारंगी रंग की रोशनी छा गई थी, सोगवार सी। उसने अपनी गन जो लहंगे में छुपा रखी थी निकालते एक कमरे में घुसते अंधाधुंध फायरिंग करते काफी काफिरों को ढेर किया था, जिन्होंने लड़कियों को यरगमाल बना रखा था। ऐसे ही 3 घंटे में वो सभी लड़कियों को तकरीबन आजाद करवा चुके थे और अब 2 ही लड़कियां बाकी थीं। एजेंट्स लेकर बाकी सबको बाहर जा चुके थे। मगर जल्दी शहजाद को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पूरा कारखाना नीचे से गीला हो चुका था, जैसे किसी ने कुछ छिड़का हो। अचानक आग भड़क उठी थी। शहजाद को समझने में देर न लगी कि ये पेट्रोल था। शहजाद ने किसी तरीके से मुश्किल खिड़की से इन 2 लड़कों को बाहर निकाला, और मगर वो खुद न निकल पाई और ना ही वो अभी निकलना चाहती थी, क्योंकि महराज राजपूत जैसा गलीज शख्स अब भी अंदर था। वो उसे यूं जिंदा छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जबकि वो खुद भी शदीद जख्मी थी। दिल में शदीद दर्द की लहर उठी। ऐसा लगा जैसे मौत सामने रक्स कर रही हो। तेज धुआं से गिर्द फैल रहा था। वो खुद खौफ और खराश की जबरदस्त लहर को दबाने के लिए लड़ रही थी। खुद से उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उसका दिल यूं धड़क रहा था जैसे आखिरी दफा धड़क रहा हो, जैसे पंजरे में बंद परिंदा फरार होने के लिए बेचैन हो। उसने दीवार से सर टिकाते लड़खड़ाकर नीचे बैठकर बर्दाश्त करते आंखें बंद की। अपनी असली शनाख्त को सोचे तो धोखे के तहों के नीचे दफन कर दी गई थी उसने। लेकिन अब उसे क्यों महसूस हो रहा था सब कुछ जीत कर भी वो अपना इश्क नहीं जीत पाई, क्योंकि वो आखिरी बार नबराज को नहीं देख पाई। नबराज उसके सीने में भड़क उठी। मायूसी उसके सीने में भड़क उठी जब उसने अपने कांपते हाथों से गन पर गिरफ्त मजबूत की। जब उसने सुलगती आंखों से महराज को करीब आते देखा। इस वक्त महराज राजपूत की आंखें इंतकाम से जल रही थी। हाँ, तुम तो वाकई नबराज की बीवी हो। तुमने सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने वाली एक महबूबा का किरदार अदा किया, बल्कि एक मवाली होने का भी न। शहजाद, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो? वाकई तुम्हारी जुर्रत की दांत देनी पड़ेगी। महराज की आवाज सुनसुनी खैस थी, हर लफ्ज से जहर टपक रहा था। वो शहजाद के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था, जैसे शिकारी की तरह अपने शिकार को घेरने का इरादा रखता हो। मैं तुम्हें इस शिकार खाने में चलाकर राख कर दूंगा। तुम इस धोखे से नहीं बच पाओगी। यहाँ की बेबस लड़कियों को तो आजाद करवा दिया तुमने, अब तुम्हें कौन बचाएगा? वो तमस्कुर से उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए जो इस वक्त जख्मी हुई पड़ी थी। इसी बात पर शहजाद का दिल डूब कर उभरा। इस शख्स ने अनगिनत मासूम औरतों को दहशत ज़दा किया था, इनकी इज्जत लूटी थी, अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगियां बर्बाद की थी। इसने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर एक एक लफ्ज कचकचाते हुए बोली, हाँ, मैं नबराज की बीवी हूँ। मैं अपने शौहर को कभी धोखा भी नहीं दे सकती। आखिर तुम में है क्या मकरूर शख्स, जो तुम्हारी वजह से मैं अपने महबूब शौहर को छोड़ती? महराज, तुम्हारा वक्त आ पहुंचा है। तुम्हें क्या लगा मैं बाहर नहीं जा सकती? हाँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं यहाँ रुकी क्योंकि मुझे तुम जैसे फिरौन को नाबूद करना था। इसके इर्द गिर्द मौत मंडला रही थी, फिर भी इसकी आवाज साफ और मुस्तहकम थी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम अपना मकफात भुगतने से पहले मुझे मार सकते हो। महराज, तुम अपना गुनाह की सजा आज ही भुगतोगे। मैं इन औरतों का बदला आज तुमसे लेकर रहूंगी, जिनको तुमने अपने नफ्स की प्यास की खातिर बर्बाद किया, जिन जिंदगियों को तुमने अपने मजे के लिए तबाह कर दिया। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। इसकी बात पर महराज हंसा। एक खौफनाक आवाज जो गैराज की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। तुम मुझे मारोगी? तुम वाकई से सोच रही हो कि तुम मुझे मार सकती हो? एक वहशियाना मुस्कुराहट के साथ उसने एक माचिस की तीली को मायने खस निगाहों से तकते उसको एक चुटकी के साथ जलाने जमीन पर गिराया, जो पेट्रोल से गीली थी, जिस पर इस जलती तीली की गिरने से तेज आग भड़क उठी। आग के शोले छत की तरफ लपक रहे थे। जैसे जैसे आग भड़कती जा रही थी, जहरीले धुएं से कमरा धुंधलाता होता जा रहा था। अफरा तफरी के इस लम्हे में शहजाद का गुस्सा और तेज हुआ। हाँ, मैं तुम्हें मारूंगी, उसने एक झटके से बंदूक उठाते हुए शदीद नफरत के साथ दोहराया। उसने ट्रिगर के ऊपर अपनी उंगली से दबाव दिया। उसका दिल उसके हलक में धड़क उठा। गोली ठाकी आवाज से उसका कंधा चीरते गुजरी। अगले ही पल वो नाजली वो शहजाद को नीचे गिरा चुका था और कुछ भी सोचने का मौका दिए बगैर उसने शहजाद के पांव को लोहे की जंजीर में बंद कर दिया, जो पिलर के साथ जड़ी थी। दर्द ने उसकी टांग छलनी कर दी थी, लेकिन उसने दांत पीसकर अपने दर्द को अपने अंदर उतारा। शोलों की तपिश उसके इर्द गिर्द फैल गई। वो बाहर लॉन से नबराज की आवाज सुन सकती थी। शहजाद, प्लीज बाहर आओ, इसे दफा करो, प्लीज मेरे लिए बाहर आ जाओ, खुद को खतरे में मत डालो। उसकी चीखें तीर की तरह धुएं के चीरती हुई उसके दिल में उम्मीद और खौफ की चिंगारियों को चला रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। चले जाओ नबराज, उसने जंजीर से लड़ते हुए दांतों तले अपने लब कांटे कहा। वो जानती थी कि अब उसका बचना मुमकिन न था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। इसकी आंखों में आंसू भल भल करते बह रहे थे। परेशानी, रंज और कर्ब उसके आंसुओं से खून के मानिंद बह रहे थे। मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
यावर और नबराज अंदर आने की कोशिश में थे, मगर आग शदीद थी, इतनी शदीद कि सबको पल में झुलसा के रख दी थी। चीजों की वजह से आग और तेजी से फैल रही थी। जिंदा मैं नहीं रही थी, जिंदा तुम्हें भी रहने नहीं दूंगी। उसने लम्हे में उसकी टांग से पकड़कर उससे करीब खींचते हाथ में छुपा कैप्सूल निकाल कर उसके मुंह में डालते जबरदस्ती निकलने पर मजबूर कर दिया। ये क्या खिला दिया तुमने मुझे, कमबख्त औरत। अपना गला दोनों हाथों से पकड़ते दर्द से चिल्लाया, जिस पर वो नम आंखों से फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। इसके मुंह में झाग निकलने लगा और उसे नीचे गिरता देख, तुम्हारी तरह का कड़वा जहर, खसकम जहां पाक। वो उसे देख नफरत से फनकारी। जब उसके चारों तरफ आग दहक उठी थी, उसने आंखों को बंद करके सुकून की सांस ली। खुदा ने उसे सुरखुरू किया था, फिर क्या हुआ जो उस कुर्बानी के लिए उसकी जान गिरवी रखनी पड़ी? तो शहीद तो ठहरी थी वो, सोच कर रह गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नबराज, बहुत मोहब्बत, चाहकर भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मुझे गुस्ताख को माफ कर देना, तुम्हारा सांस उम्र भर नहीं निभा पाई, मगर बाखुदा आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें ही चाहा। वो चीखते हुए बोली, जिस पर नबराज जो अंदर आने की तकदो में था चीख चीख कर रो पड़ा। नहीं नहीं शहजाद, प्लीज नहीं, कुछ देर और, मैं आ रहा हूँ। वो चिल्लाया। नहीं, तुम्हें मेरी कसम मत आना, तुम्हें जीता देखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मौत भी खराब करना चाहते हो? वो सिसकी। आग बस उस तक पहुंचने वाली थी, लहंगे को आग पकड़ चुकी थी, जबकि उसने अजीज से आंखें मीच ली। वक्त रुख तक आग पहुंचा था जब उसके चेहरे पर ऊपर से उसे कोई चीज आ टकराई और वो हैरत से उसे देख चिल्ला उठी। तुम? सामने का मंजर देख शहजाद हैरान ही नहीं, साथ साथ परेशान भी थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि शेरदिल बलोच था। बलोच हवेली का सरदार, वो मुजरिम जो उसकी हिरासत से फरार था। जहां आने का रास्ता कोई ढूंढ न पाया, वो शेरदिल बलोच ने ढूंढ कर दिखाया तो ये तय पाया था कि दूर रहकर हिजर काटते हुए भी उसकी नजरें शहजाद पर ही थी। वो आज भी शहजाद कादवानी से दस्तबरदार नहीं हुआ। हाँ, इसको एक अनजाने से एहसास ने घेरा, जाने कि उसके आखिरी लम्हात में उसके साथ वो बंदा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। आखिर क्यों? वो ही क्यों? वो अपनी वजह से सोच कर रह गई। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी। इसकी टांगें अब उसका और बोझ सहने से इनकारी थी। जब वो ऊपर रोशन अंदाज से छलांग लगाते नीचे आया और इस ऊंचे सीने पर जो घास की वजह से आग पकड़ रहा था, उसने एकदम शहजाद की लहंगे को अपने हाथों से थपथपाते हुए आग को बुझाया। उसे अपने दर्द की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। आप ठीक है? कहीं लगी तो नहीं? उसने सोच निगाहों से उससे पूछते उसके जख्मों को देखते सख्ती से लब भींच लिए और अपने गिर्द शाल ओढ़ी, इसके वजूद को ढांप दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ थे तुम जानते हो ना पुलिस की नफरत तुम्हें ढूंढ रही है। एक के बाद एक सवाल करते शहजाद फटी तो पड़ी थी, जिस पर वो उसके लबों पर उंगली रखते उसे खामोश करा गया। अब मैं कुछ कहूँ, सुनना तो आपको उम्र भर चाहता था, मगर ये ख्वाहिश दिल में ही दफन रह जाएगी। उसने कर्जदा मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर हाथ फेरते कहा, जैसे आखिरी बार उसके लम्स को महसूस करना चाहता हूँ। शहजाद उसकी जुर्रत पर शशदर रह गई। जानता हूँ मुझसे नफरत की दावेदार हैं आप, मगर हो सके तो मुझे अच्छी नजरों में लफ्जों में याद कीजिएगा। जानता हूँ गुनाह कबीरा किया है, मगर तलाफी चाहता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस जुर्म की कोई माफी नहीं आपकी नजर में, ना हो इस फूल से बच्ची की नजर में, मगर मैं उम्मीदवार रहूंगा आखिरी सांस तक। वो लहू टपकाती आंखों से जैसे आखिरी बार उसे नजरों में बसा रहा था। शहजाद उसे कश्मकश में देख रही थी। वो समझ कर भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो अचानक झुकता उसके पाँव से बंधी जंजीर को फायर करके तोड़ चुका था। तुम पागल हो चुके हो शेरदिल, यहाँ कूद कर तुम खुद को भी जान खतरे में डाल चुके हो। मैं तो मरने वाली थी, मगर अब तुम भी। इससे पहले कि वो चीख कर अपनी बात पूरी करती, उसके होठों पर अपने भारी हाथ की हथेली रख गया। आज मरना आपको नहीं सिर्फ मुझे है। वो जैसे अपने लिए आखिरी हद तक सफाक साबित हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके लबों से सरसराहट हुई थी, यही के दुआओं में याद रखिएगा। एक करफज़दा मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। और कुछ मत पूछिएगा, ये माफीनामा है और ये USB में मेरी इकरार है जो कैद है, इसे रखिए, वक्त नहीं है। इसने तमाम सबूत शहजाद के हाथ में थमाते उसकी रस्सी बांधना शुरू की थी और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर ऊंचाई पर चढ़ते उसे उठाया और चिल्लाया, निकालो। एकदम एक रस्सी शहजाद के ऊपर खींचने लगी। ये क्या कर रहे हो शेरदिल, तुम मर जाओगे। वो चिल्लाई थी। आखिर वो अपनी जान बचाने की बजाय उसकी जान क्यों बचा रहा था? क्यों इतना पागल था वो उसके पीछे? यही सजा है मेरी। बस दुख इस बात का है कि आपकी ख्वाहिश पूरी न कर पाया, खुद को सरेंडर नहीं कर पाया, मगर आप जैसे चाहती थी वैसा ही होगा। शेरदिल का वजूद उस सरजमीन से मिट जाएगा। फिर ना ही मुझ जैसा मुजरिम रहेगा और ना ही मेरे जैसे मुजरिम और पैदा होंगे। किस्मत रही तो इस जहां में भी आपको देखना चाहूंगा, बेशक दूर से ही सही, मगर हमारे इजाजत नहीं देते। आंसू उसका चेहरा पूरी तरह भिगो रहे थे। शहजाद बाहर निकलने के करीब थी। नहीं शेरदिल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ो, कौन है? वो चिल्लाई, जोर आजमाई की, लेकिन कोई उसे ऊपर खींच चुका था। जो आखिरी मंजर उसने देखा था वो था शेरदिल का झुलसना, जिसकी दर्दनाक चीखें उरुज पर थी। आखिर इस आशिक ने अपने इश्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी
और ये जगह उसके इश्क का मकबरा ठहरी। शहजाद ने पहली बार इस शख्स के लिए कोई जज्बा महसूस किया था और वो तरहम का था, दुख का था। शायद आज से पहले उसे इसके मरने की तकलीफ ना होती, मगर आज थी, क्योंकि वो अपने तमाम जुर्मों पर नादिम था। न सिर्फ नादिम था बल्कि अपनी सजा भी पा चुका था। शहजाद का दुख इस बात का था कि क्यों उसे शहजाद के लिए जान फना की। इस बात की फांस उसे ताउम्र अपने दिल में चुभती हुई महसूस होगी, वो अभी से जानती थी। शहजाद, शहजाद बाहर आओ। कबीर की टीम अब अंदर कूदने वाली थी आग में जब एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ राख का ढेर भर गया। यकीनन अंदर कोई जहरीला मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ था और सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया। इस धमाके से वो लोग कई कदम पीछे जा गिरे। नहीं शहजाद, नहीं, मैं मर जाऊंगा। यार ऐसे मत करो, वो चीख चीख कर बिलख रहा था। इसके सामने इस कारखाने में धमाका हुआ था जहां उसकी बीवी थी। उसका आशियाना तबाह हो चुका था। वो सब रो रहे थे क्योंकि उनकी जान उनकी आंखों के सामने आतिश ज़दा हो गई थी। प्लीज शहजाद वापस आ जाओ, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। बेशक मुझे मत पहचानो, मुझसे दूर रहो, मगर तुम जिंदा रहो, मेरे लिए यही काफी है। जिंदा रहो, मेरे लिए यही काफी है। वो सिसक रहा था जब खामोश फिजा में आवाज गूंजी, क्या कोई मुझे याद करके रो रहा है? उसकी आवाज पर नबराज पीछे की तेजी से पलटा। सारे खुशी से इस तरफ मुड़े जहां वो जख्मी वजूद लिए एक आदमी जो कोई और नहीं बल्कि राजा था, उसका सहारा लिए खड़ी थी। अब यूं मुंह खोलते देखते रहोगे मेरे राज, सहारा नहीं दोगे? शहजाद की आवाज जज्बात से लबरेज थी, जिस पर बगैर देर किए वो शहजाद की तरफ भागा। बीवी, वो एकदम उसे थामते हुए खुशी से चिल्लाया था, साथ ही उसका चेहरा हाथ की प्याले में थामते उसके माथे पर बोसा दिया। कहाँ थी तुम? जानती हूँ जान पर बन गई थी मेरी। वो उसके माथे पर माथा टकराता हुआ बोला, जिस पर वो खिलखिला कर हंसती। जान हो तुम्हारी? अब जान लेना तो बनता था ना शहजाद कदवानी, इतनी आसानी से तो जान नहीं छोड़ सकती तुम्हारी। वो तवाखुर से बोली तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। यार आई मिस यू, योर एक्सेंट, तुम्हारा वो मवाली वाला रानी वाला बैड एक्सेंट जहर से भी बुरा लगता था मुझे। यावर एकदम उसके करीब आता उसे खींच कर गले लगाता बोला तो वो उसे कोहनी रसीद कर गई। तो फिर तुम पर शर्म है कि नहीं जो अपनी बहन को ना पहचान पाए? इसी बात पर वो सर झुकाकर रह गया। अब कोई राजा को भी अपनी रानी से मिला दो, आखिर कब तक जान अपनी मोहब्बत से दूर रहेगा? राजा असल रानी यानी नबराज की बहन के पास आते बोला, जो उसे शिस्तर निगाहों से देख रही थी। ऐसे मत देखो, तुम्हारा राजा ही तुम्हारा जान है। जान मरा नहीं था पर जिया था। मेराज कामयाब नहीं हो पाया था मगर उसकी जिद झुलस चुकी थी, तभी उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और ये राजा बनकर मेरे और कबीर के साथ इस मिशन का हिस्सा बना। इसकी बात पर रानी रोते हुए उसके गले लग गई थी, जिस पर सब इनके मिलन पर मुस्कुरा दिए। मतलब ये मुश्तंडा भी मिला हुआ था? इधर आ तू कमीने, यावर कबीर को दबोचते हुए बोला, जिस पर वो खिसियाना होते हंस दिया। पुलिस न सिर्फ इस जगह को घेर चुकी थी जबकि सजावल राजपूत को भी हिरासत में ले चुकी थी, जो अपने भाई के साथ पूरा शरीक था, जिसे देख सब ही पुरसकून हो गए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आई शहजाद कि जब तुम वहां कैद थी तो तुम्हें आजाद किसने करवाया? तुम तो मुझे याद पता है कि वहां से निकल नहीं पा रही थी। जब तुम निकल नहीं पा रही थी तो फिर अचानक बच कैसे गई? अमराह ने सवाल पूछ ही डाला, जिस पर शहजाद की आंखों का रंग एकदम बदला और वो जैसे दिल में एक नई सी चुभन महसूस करने लगी। उसने एक नजर सब पर डाली, जिनकी आंखों में एक ही सवाल था और जवाब सिर्फ और सिर्फ उसके पास था। तभी वो कुछ वक्फे के बाद बोलना शुरू हुई। मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि शेरजिद बलोच था। इसके लफ्जों ने न सिर्फ नबराज को बल्कि वहां खड़े हर एक शख्स को हैरत में डाल दिया था। क्या शेर बलोच मंजर आम पर आ चुका था? कबीर हैरत ज़दा से चिल्लाया। हाँ, यही सच है, वो मंजर आम पर आ चुका था। ना ही वो सिर्फ मुझे वहां से बचा चुका है बल्कि उसने अपने तमाम गुनाहों का इतराफ भी कर लिया है और वो पेशेमान भी था। इसकी बात पर सारे उसे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे वो पता नहीं क्या कह रही हो। जो भी था, लेकिन शहजाद की बात में दर्द की पनाह है। उसे तो शेरदिल से नफरत महसूस होती थी, तो फिर उसकी आंखों में करम कैसा? नबराज सोच कर रह गया और उसने शहजाद का चेहरा अपने सामने करते हुए थोड़ी से उठाते उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल किया, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये दुख कैसा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने खुद को तुम्हारी हिरासत में दे दिया। वो अपने दिल में मचलता सवाल आखिर पूछ ही बैठा था, जिस पर वो कुछ देर बाद बोलना शुरू हुई। हाँ, तुमने उसको हिरासत में ले लिया है ना? कहाँ है वो? अब तक तो हमें उसको भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, मगर वो नजर नहीं आ रहा। कबीर ने इधर उधर देखते पूछा, जिस पर शहजाद ने एक नम गीली सांस हवा के सुपुर्द की और कबीर की तरफ देखा, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। उसकी बात पर सभी शौकी अंदाज में उसे देखने लगे। ये क्या कह रही हो तुम कि वो जिंदा कैसे नहीं? हवेली वाले भी वहां मौजूद थे, जो एकदम चीख कर बोले, जिस पर वो एक कांटदार निगाह उस पर डालकर रह गई, क्योंकि उसे अपने जुर्म का एहसास था और उसने अपनी जान इसमें कुर्बान कर दी। एक एक लफ्ज उसने चबाते हुए कहा था, जिस पर कबीर ने उसको थामते हुए अपनी तरफ उसका रुख किया। क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। मैं वहां फंस चुकी थी,
निकलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेराज मेरा पाँव वहां जंजीर से बांधा हुआ खुद तो मर गया, मगर मेरी निकलने की तमाम राहें भी बंद कर दिया था। तब शेरदिल ही था जो ऊपर से रास्ता बना था, वो मेरे तक आया और न सिर्फ उसने मेरी जान बचाई, मुझे वहां से निकाल दिया, बल्कि खुद उसने एतराफ जुर्म करते हुए अपने माफीनामा मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे वहां से जबरदस्ती निकलवा दिया, मगर खुद अपनी जान वहीं फना कर दी। इसकी बात पर सारे शजदार निगाहों से उसे देखने लगे। शेरदिल से ऐसे मजबूत कदम की उम्मीद किसी को भी न थी। सबके ही दिल तरम से भर गए थे इसकी बात पर। जब उसने एक निगाह अपने हाथ में मौजूद माफीनामे पर डाली और यूएसबी पर जिसमें उसका एतराफ था, उसने वो माफीनामा पढ़ा जहां उसने इस बच्ची से माफी मांगी थी जिसका वो कसूरवार था। वो माफीनामा वो बिल्कुल महफूज तरीके से इस घर वालों तक पहुंचा चुकी थी। न सिर्फ ये बल्कि शेरदिल बलोच ने तमाम जायदाद जो उसके नाम थी इस बच्ची के नाम कर दी थी। वो उसने इस माफीनामे में लिखा था कि वो वाकई में इस जुर्म का अजाला नहीं कर सकता जिसका वो इकरार कर पाया था, मगर वो पशेमान था। इसलिए उसने अपनी जान देना ही बेहतर समझी थी और अपनी तमाम माल दौलत इस बच्चे को वक्फ कर दी थी ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बन सके, जो कभी न बन पाया। ये मंजर शादी हॉल का है जहाँ तमाम जोड़े आपस में हाथ पकड़े खड़े थे। आज जान और रानी की शादी थी, बल्कि तमाम वो जोड़े जिनकी पहले भी शादी हो चुकी थी आज एक बार फिर उरूसी लिबास में मौजूद थे। खुशियां दोबारा लौट आई थी। नबराज नाज़ली को ही टक रहा था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, आखिरकार हमारा इश्क कामिल हो चुका है बीवी। वो उसके हाथ पर लब रखते बोला, जिस पर वो दिल से मुस्कुराई। क्यों ना होता, हमारे दिल में सदक जो थी कामिल कैसे ना होता। वो उसके शाने पर सर रखकर मुस्कुराई, किस्मत दूर उनके मिलन पर मुस्कुराती। जी तो जनाब, कैसा लगा एंड लाजमी बताइएगा। शेरदिल बलोच जिस जुर्म का मुरतकब था उसकी कोई माफी नहीं होती, चाहे हम जितना मर्जी फैंटेसाइज कर लें, मगर रेप ही होता है और बदकारी ही होती है। लेकिन कोई ही होता है जो राह रास्त पर आ जाता है। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं समझूंगी मेरी मेहनत जाया नहीं होगी। और हमें मजीद अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे आप किस्तों पर मुश्तमिल स्टोरी देखना और सुनना पसंद करेंगे या शॉर्ट नॉवेल्स। थैंक यू।